सो बैकग्राउंड में हमने लिखा अभी तक रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंग्लैंड, यहां तक हुआ। चेंज द पैरा एंड देन राइट डाउन द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, the servants of the company exploited the Indians amazed, AMA double SED, wealth and returned to England. अमाज्ड पढ़ेंगे उसको, AMA अमाज्ड वेल्थ एंड रिटर्न टू इंग्लैंड। करप्शन था, मैंने बताया आपको। आगे लिखिएगा, अ सीक्रेट कमेटी वॉज अपॉइंटेड, a secret committee was appointed by the House of Commons। ये कौन है हाउस ऑफ कॉमन्स? वहां के लोकसभा, ठीक है ना। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस को बोलते हैं वहां पे। ओके, सो हाउस ऑफ कॉमन्स टू इंक्वायर इनटू दी House of Commons to inquire into the affairs of the company on 13th April 1772। 1772 committee suggested that the affairs of the company must be regulated by parliament, consequently the parliament passed the regulating act of 1773। the parliament passed the regulating act of 1773। change the para, the act, अब टाइटल डाल दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेफ्ट टाइटल। The Act of 1773 is of great constitutional importance because it asserted, ASSERTED, it asserted for the first time the right of parliament to regulate the affairs of the East India Company, This act is the first act of
This act is the first act of British Parliament which established a definite system of government of India. It did the following things. Point number A, changed the constitution of the company in England. Point number B, recognize the government of Calcutta. C, brought the presidencies of Bombay and Madras to some extent under the control of the Governor General of Bengal, and point number D, established a Supreme Court at Calcutta. The last point repeat करेंगे एक बार. हाँ जी, established a Supreme Court at Calcutta. ब्रैकेट में 1774 लिख लेना. एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1774 में. ठीक है, अभी देखो इसकी थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे. एक बार समझ लीजिए कि हुआ क्या. बैकग्राउंड में आप देखते हैं कि हमने शुरू किया 1600 से एंड फिर ये अब पहुंच चुका है 1773 में. गॉट इट. सो अब इंडिया में जो कंट्रोल सिस्टम है वो कैसे दिखता है. एक प्रेसिडेंसी यहां 3 जगह पर. क्लियर है. बॉम्बे है, बंगाल है एंड मद्रास है. 3 जगह पर प्रेसिडेंसी है. अभी नदर्न साइड में कुछ भी नहीं है इनका, ये सभी पोर्ट एरियाज में है. अब वो कहते हैं कि बंगाल को उन्होंने चीफ बना दिया और इन दोनों को बोला आप इन दोनों के सबऑर्डिनेट हो गए. सो अर्लियर बंगाल में क्या था सिस्टम, गवर्नर ऑफ बंगाल ये सिस्टम था एंड ही गॉट प्रमोटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ये कब किया, 1773 में कर दिया. क्लियर है. और इन दोनों को सबऑर्डिनेट कर दिया. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बनाया, साथ ही साथ एक कोड भी बना दिया, सुप्रीम कोर्ट. लेकिन इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के बावजूद भी आप देखोगे कि कुछ पावर इनके पास, कुछ पावर इनके पास और डुप्लीकेशन था पावर का. तो एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और सुप्रीम कोर्ट जो ऑफिसर्स हैं उनके डेली रूटीन में इंटरफेयर करने लगा. तो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पावर बाद में रिड्यूस कर दिए जाते हैं. ठीक है. अब यहां से आप देखोगे ये 1773 की बात है. फिर बीच में अमेंडमेंट्स आएंगे, फिर 1784 का एक्ट आता है और ऐसा करते करते ये आगे बढ़ता जाएगा और गवर्नर ऑफ बंगाल से मामला आगे बढ़ता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. यहां भी गवर्नर्स हैं, यहां भी गवर्नर्स हैं, यहां भी गवर्नर थे. तो गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में बना दिया जाता. ठीक है.
और आप देखोगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद यह मामला और आगे बढ़ता है और फिर 1858 में इन्होंने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पावर्स को। एक को वायसराय बोला और दूसरे को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833। देन 1858 क्योंकि 57 में रिवोल्ट हो चुका है, रिवोल्ट के बाद उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को खत्म कर दिया एंड दे क्रिएटेड वाइसराय ऑफ इंडिया एंड ही वाज सपोज्ड टू रिपोर्ट टू द क्राउन एंड ही वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। In fact, he was the member of British cabinet and reporting to the British Prime Minister. Secretary of State, भारत का राज्य सचिव बनाया गया, हिंदी में आप समझें तो क्लियर है। और इनको बोला गया कि आप कैबिनेट को रिपोर्ट करो, ये क्राउन को रिपोर्ट करेंगे। तो डबल सिस्टम यहां से शुरू होता है और यही सिस्टम आज आप देख पाते हो, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो रहा है? तो हमारे हिस्ट्री में ही हमारे जो सिस्टम है उसका बैकग्राउंड आपको दिखाई देता है। सो दिस वाज द सिस्टम। तो यहां से आप देख पाते हो 1773 का एक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कि काम कैसे कर रहा है। इसमें थोड़ी डिटेलिंग और करेंगे, इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लिखेगा 1773 में ही लिख रहे हैं हम लोग। प्रायर टू दी रेगुलेटिंग एक्ट, पैरा चेंज करके लिख सकते हैं, प्रायर टू दी रेगुलेटिंग एक्ट the affairs of the company were managed by the court of directors managed by the court of directors। next change the para। Prior to the passing of the regulating act, prior to the passing of the regulating act, 3 presidencies were separate and independent of one another। ये जो तीनों थे, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, तीनों अलग अलग थे। दे हैड डायरेक्ट डीलिंग्स विद दी, दे हैड डायरेक्ट डीलिंग्स विद दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंग्लैंड। The Act of 1773 appointed a Governor General and 4 councillors। The Act of 1773 appointed a Governor General and 4 councillors for the presidency of Fort William in Bengal and vested in them the whole civil and military government of the Calcutta Presidency। Calcutta Presidency, full stop। Warren Hastings was the first Governor General of Bengal। एक लाइन और लिखिएगा। The Governor General in Council
The Governor General in Council, काउंसिल मतलब उनकी एक, जैसे अभी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं सेम, ठीक है ना। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ बंगाल had power to suspend any offending governor, power to suspend any offending governor and his council. Thus, the Governor General of Bengal and his council became the supreme authority of India. Became the supreme authority of India. The Act of 1773 thus, the Act of 1773 thus, full comma, took the first step in the centralization of administrative machinery in India. Centralization of administrative machinery in India. Is it correct? क्यों centralization बोला गया? Because they got the power to remove whole council and governor also, right? और ये दो states के और governor थे इनके पास, बंगाल और सॉरी बॉम्बे एंड मद्रास, इन दोनों को ये कंट्रोल कर सकते थे और उन्हें सबऑर्डिनेट बना दिया था, तो इनके पास कंप्लीट पावर आ गया था, ठीक है। Now change the para and then write down. The Act also provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta, consisting of a Chief Justice and 3 other judges, the court was vested with civil, criminal, jurisdiction, civil and criminal jurisdictions, now change the para. The object of the act was good. The object of the act was good, but the system that it established was imperfect. But the system that it established was imperfect. It suffered from many defects. It suffered from many defects. Point number 1. It did not define clearly. It did not define clearly the relationship of the Governor General and his council, Governor General and his council, and the Supreme Court with each other, and the Supreme Court with each other. Full stop. Point number 2.
It did not make clear as to what law the Supreme Court was to administer. It did not make clear as to what law the Supreme Court was to administer. Point number 3. It placed the Governor General at the mercy of his council. It placed the Governor General at the mercy of his council. ठीक है. सो ये उस टाइम के चैलेंजेस थे और जिसकी वजह से एक सेटलमेंट एक्ट लाया गया 81 का, 1781 का. ये 1773 का है, 81 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद लाया गया. तो चेंज द पैरा एंड देन गिव द लेफ्ट टाइटल. द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781. द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लिखे. टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट. टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. To remove the defects of the regulating act of 1773, Parliament passed the act of settlement. Parliament passed the act of settlement of 1781 and it made the following changes. In the regulating act. Point number 1. It exempted the actions of the public servants. It exempted the actions of the public servants of the company done in official capacity from the jurisdiction of the Supreme Court. From the jurisdiction of the Supreme Court. Point number 2. It tried to settle the question of jurisdiction of the court over servants of the company and the native inhabitants It tried to settle the question of jurisdiction of the court over servants of the company and the native inhabitants. मैंने बताया था सर्वेंट्स जो सिविल सर्वेंट्स थे उसको गवर्नर कंट्रोल करेंगे या कोर्ट कंट्रोल करेगी, ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था उस वक्त. थर्ड पॉइंट लिखिएगा. इट मेड इट क्लियर एज to what law to be applied by the Supreme Court. It made it clear as to what law to be applied by the Supreme Court.
Fourth, the act recognized and confirmed the appellate jurisdiction of the Governor General in Council in cases decided by the Mufassil Court, MUFASSIL कोर्ट्स, ये बेसिकली शहरों में कोर्ट्स होते थे अलग से, उनको कहा जाता था. फिफ्थ पॉइंट, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल in council to frame regulations for the provincial courts and councils also. To frame regulations for the provincial councils, courts and councils also. So see the changes done by the government and act. Okay, so basically ये जो एक्ट था खासकर सेटलमेंट वाला आप देख पा रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हुए, क्लैरिटी आई कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है और गवर्नर्स का रोल क्या है. अदरवाइज आप क्या कह सकते हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं. हालांकि लेजिस्लेटिव पावर्स भी इन्हीं के पास था, ठीक है ना, कानून बनाने की शक्ति भी इन्हीं के पास थी. नाउ द नेक्स्ट एक्ट, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लिखिएगा. The Act of Settlement of 1781. The Act of Settlement of 1781, however, could not cure the defects of the Regulating Act. And agitation for an effective control over the company's Indian affairs continued. Change the para. To remedy this situation, the Pitt's India Act was passed by the Parliament. To remedy this situation, the Pitt's India Act was passed by the Parliament. Change the para. The Act distinguished between commercial and political functions of the company full stop.
The court of directors were allowed to manage commercial affairs of the company, but for political affairs, board of 6 commissioners known as board of control, board of 6 commissioners known as board of control was appointed to control such affairs, full stop. इसी में लिखेगा, it established a system of double government, next change the para and then write down, it empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government, or revenues of the British possessions in India, POSSESSIONS, ठीक है। सो आप देख रहे हैं जो इनके पोजीशन में है उसको कैसे मैनेज करना है, रेवेन्यू का कंट्रोल है ना। सो 1784 तक आते आते भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली होगा क्या, कंफ्यूजन चल रहा है और धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि भारत को मैनेज कैसे करना है, या इंडियन अफेयर्स, भारत तो नहीं, उस जमाने में इन लोगों ने पूरा कंट्रोल नहीं किया था, काफ़ी बाद में जाके पूरा कंट्रोल करते हैं 1833 के आसपास, जब सेंट्रलाइजेशन करने उतरते हैं ये लोग, तब कंप्लीट इंडिया पर ये कंट्रोल कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड में आप देखोगे नॉर्थ पर इनका कंट्रोल नहीं है, दिल्ली पर इनका कंट्रोल नहीं है। सो इन जगह पर अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रहे हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नाउ चेंज द पैरा एंड देन गिव द नेक्स्ट टाइटल, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। Write down, it extended the overriding power it extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council. It extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council, to all future governor generals and governors of presidencies, पॉइंट नंबर 2, या पैरा चेंज करके लिख सकते हैं, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल
over the governments of the subordinate presidencies, governments of the subordinate presidencies of Bombay and Madras. Governments of the subordinate presidencies of Bombay and Madras. इनको सबोर्डिनेट कब किया था? 1773 में, राइट? नेक्स्ट, it extended the trade monopoly. It extended the trade monopoly of the company in India. It extended the trade monopoly of the company in India for another period of 20 years. For another period of 20 years. फुल स्टॉप. एक्चुअली मोनोपोली का मतलब ये हुआ कि इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिजनेस कौन कर सकता है? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, और ब्रिटेन से आया हुआ कोई मर्चेंट इंडिया के साथ बिजनेस नहीं कर सकता. दे वर नॉट अलाउड. दैट इज वाई वी यूज द टर्म मोनोपोली. कंप्लीट मोनोपोली थी इनकी, और वैसा उनको फिर एक्सटेंशन मिल गया 20 ईयर्स के लिए. तो पुराने एक्ट्स आप देखोगे जनरली 20 ईयर्स पर ही चेंज किए जाते थे, रिफॉर्म्स किए जाते थे. तो 20 सालों के लिए एक्ट बनता हुआ नजर आएगा आपको. नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे. इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ, it provided that the commander in chief was not to be member of the governor general's council, not to be a member of the governor general's council unless he was so appointed. Unless he was so appointed. Last point, it laid down that the members of the Board of Control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenues. Now the next, the Charter Act of 1813. अब देखो ये ठीक 20 इयर्स के बाद आया, ठीक है, 93 के बाद 20 इयर्स के बाद आया. द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 लिखिएगा. द चार्टर वॉज प्रीसीडेड बाय द मोस्ट सर्चिंग इन्वेस्टिगेशन. The charter was preceded by the most searching investigation by a committee of the House of Commons into the financial affairs of the company. Commons into the financial affairs of the company. Next, change the para और point में लिख सकते हैं. It abolished the trade monopoly of the company in India It abolished the trade monopoly of the company in India. That is, the Indian trade was
thrown open to all, thrown open to all British merchants, full stop. However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China. Trade in tea and trade with China. अब ये क्या था कि अब इनकी मोनोपोली को यहां ब्रेक किया गया, क्योंकि ब्रिटेन में काफी ज्यादा यहां डिमांड उठने लगी कि हमें भी इंडिया के साथ बिजनेस करने दिया जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है, मोनोपोली को अब यहां से एबॉलिश करते हैं। और आप देख पा रहे हैं 1813 का मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक शुरुआत आप यहां पर देख पा रहे हैं। क्लियर है? और ग्लोबलाइजेशन का एक छोटा सा आपको वहां पर फॉर्म नजर आता है। ग्लोबलाइजेशन हालांकि 90s की बात है, बट वो लोग बहुत अवेयर थे अपने बिजनेस को लेके। इंडिया भी करता था बिजनेस चाइना के साथ, ईरान के साथ, मेसोपोटामिया, ये सब बिजनेस हमारे पहले भी चला करते थे। बट स्टिल आप देखोगे देवर क्वाइट स्मार्ट और एक्सप्लॉयटेशन उनको आता था, वो हम नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने बेसिकली अब मोनोपोली खत्म कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की और कहा अब ब्रिटिश मर्चेंट्स भी आकर काम करेंगे और ट्रेड कर सकते हैं, बट ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी, ये दो चीजों को मेंटेन रखा कि ये मोनोपोली रहेगी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस मामले पर और कोई भी मर्चेंट आकर काम नहीं कर पाएगा। तो चाइना के साथ बिजनेस और ट्रेड इन टी, क्योंकि टी उस वक्त हमारे यहाँ की अच्छी थी, आज भी अच्छी है, बट हमसे भी ज़्यादा बेटर आप देखोगे श्रीलंका, कीनिया जैसे देशों की क्वालिटी है, मतलब हमारी चाय से ज़्यादा बेटर उनके यहाँ की चाय। बट फिर भी हमारे यहाँ पर अभी आपने कभी सुना होगा या देखा भी होगा 20,000 रुपीज केजी की चाय, सुना है? नहीं ना? ऐसी भी चाय हमारे देश में, बट वो आम आदमी की पहुंच से दूर है। ठीक है? बहुत प्रीमियम रेंज की चाय है वो। अब ऐसा नहीं कि उसमें सोना चांदी उग रहा होगा, वो बहुत हाई क्वालिटी है, उसके अपने फीचर्स हैं और वो सब एक्सपोर्ट क्वालिटीज है। ऑब्वियसली इतनी महंगी चाय हमारे देश में पीने वाले कोई होंगे तो 5 स्टार में बिकती है इस तरह की चाय, इसलिए आप देखोगे वो चाय अपने आप में काफ़ी कॉस्टली भी होती है। वो नॉर्मल नहीं कि ऐसे कुछ भी डाल के बना दिया, और तो लोग मेंटेन करते हैं उन क्वालिटीज़ को। या कभी दार्जिलिंग या कहीं जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे उस तरह की चाय, उनमें अलग तरह का फ्लेवर होता है, नेचुरल फ्लेवर, इसलिए वो बहुत कॉस्टली अफेयर। ठीक है, एनीवेज, तो आप देखेंगे ये दो चीज़ों पर उन्होंने मोनोपोली मेंटेन किया और बाकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। ठीक है, बट बिजनेस ख़त्म नहीं किया, बिजनेस अभी चल रहा है और 20 ईयर्स के लिए इस मोनोपोली को फिर से मेंटेन करेंगे। तो ये जाके 1833 में फिर हम फाइनली इस मोनोपोली को ख़त्म कर देंगे। आगे लिखिएगा। It allowed the Christian missionaries, it allowed the Christian missionaries to come to India. It allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people, enlightening the people. Next, it provided for the spread of Western education. It provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territories in India, of the British territories in India,
यहीं पर लिखे दे प्रोवाइडेड 1 lakh फॉर द एजुकेशन अब देखो उन्होंने इस 1 लाख को देकर यह प्लान किया कि इन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। और आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन मतलब इंग्लिश मीडियम था। इनकी दो चालें थी, एक तो इंग्लिश मीडियम के काम करने वाले लोग मिल जाएं, इसलिए इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते थे हमें, और दूसरा जब हम इनकी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेंगे तो फिर हम इनके कल्चर को भी एडप्ट करेंगे। ये इनका बेसिक पर्पस था, ठीक है ना। तो कल्चर एडप्ट होगा तो इनके कपड़े बिकेंगे, जैसे आप इनके कल्चर का पहनावा खरीदोगे, ब्लेजर हो गया, कैप हो गया, बूट हो गया, अम्ब्रेला, ये सब क्या है बाद में आप देखते हो हमारे इंडियन कल्चर में ये सब पार्ट बन गया। तो ये भी एक इनका फैक्ट था कि जब ये इंग्लिश बोलेंगे तो वहां के कल्चर को समझेंगे और कल्चर समझ के जल्दी खरीदेंगे, क्योंकि अब यहां से क्या हो गया कि उधर से बना हुआ सामान भी भारत आने लगा, क्योंकि वहां के ब्रिटिश मर्चेंट्स इंडिया के साथ बिजनेस करने लगेंगे। तो ये लंबी सोच का कारण था कि उन्होंने इंग्लिश को डोमिनेट किया। हालांकि ठीक है, देर सबेर हमें ग्लोबल पावर बनने में उसकी हेल्प मिल रही है इंग्लिश लैंग्वेज की। मान लो वो लोग ऐसा नहीं करते तो शायद हम लोग चाइना की तरह स्ट्रगल कर रहे होते इंग्लिश बोलने के लिए। चाइना में पता है ना, वो लोग स्पेशल ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं अपने लोगों के लिए, बिकॉज वहां पर इंग्लिश नहीं बोली जाती। और यही वजह है कि सॉफ्टवेयर में हम आगे हैं, वो नहीं है, और वो अपने लिए सॉफ्टवेयर में आगे हैं, बट ग्लोबली दे आर नॉट। कई बार आप देखो चाइनीज खुलता है इस बोर्ड में, क्योंकि वहीं का है। आ रहा समझ में? तो इंग्लिश को अब उन्होंने एडप्ट करना शुरू किया, सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने लगे वो लोग। बट आज भी आप देखोगे इंग्लिश में उनके हाथ तंग हैं, जितने मजबूत हम लोग हैं सॉरी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसका बेनिफिट उस वक्त तो खैर हमारे लिए वो एक्सप्लॉयटेशन था, बट अभी वो बेनिफिट के तौर पर दिखता है इंग्लिश एजुकेशन, राइट। लेकिन उन्होंने इस एजुकेशन को खर्च, जो 1 लाख को खर्च किया उन्होंने, वो ज्यादातर हायर एजुकेशन में खर्च किया सॉरी। उनका मानना था कि हायर एजुकेशन में हम करते हैं तो नीचे नीचे ट्रिकल डाउन करेगा, ठीक है, मतलब ऊपर हम एजुकेट करेंगे तो नीचे के लोगों तक एजुकेशन पहुंचेगा, ऐसा उन्होंने माना। और एक तरह से इंग्लिश में पढ़ना उस जमाने से लेकर आज तक एक एलीट फीलिंग को जन्म दे दिया उन्होंने। इंग्लिश बोलना या इंग्लिश में पढ़ना वो आज भी है हमारे देश में, वो हट नहीं पाया, टाइम लगेगा उसको हटने में। तो इंग्लिश मीडियम सुपीरियर माना गया और यहीं से वो चीजें एस्टेब्लिश हो गई सोसाइटी में कि जो भी इंग्लिश बोल रहा है मतलब कुछ बढ़िया ही होगा, ऐसा है ना। और आज अब देख पा रहे हैं धीरे धीरे हिंदी मीडियम स्कूल खत्म होते जा रहे हैं हमारे देश में, और एक समय ऐसा आएगा जब हिंदी में हम लोग पढ़ना बंद कर देंगे और हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर हो जाएगा, जो आज भी है। और ठीक है, बोलचाल की लैंग्वेज में तो है हिंदी, बट स्कूलों में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अब रिक्शे वाला भी सोचता है कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले। तो एनीवेज उसके फ़ायदे, फिर से कह रहा हूँ, उसके फ़ायदे हैं, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट इंडियंस को जितना मिला है उतना बाकी लोगों ने नहीं उठाया, क्योंकि उसका बेनिफिट इसलिए मिल रहा है बिकॉज इंग्लिश की वजह से आप फॉरेन जा पा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है, ट्रंप ने कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर रखी है, तो लोग हार्वर्ड वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, पता होगा, आप लोग पढ़ रहे हैं अखबार, है ना, वीज़ा अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग अपना ड्रीम उनको छोड़ना पड़ेगा और उनको रास्ता करना पड़ेगा मे बी ब्रिटेन का। हालांकि जो ज़्यादा एजुकेशन का माहौल है वो यूएस में ज़्यादा है, तो हार्वर्ड नहीं जाने मिलेगा। हालांकि अभी देखो वहाँ के लोग अपोज भी कर रहे हैं, क्या होता है और इंडिया क्या स्टैंड लेती, बात की बात है। ठीक है, आगे लिखेंगे। नाउ एक सेकेंड, मैंने कहाँ तक लिखा दिया, 13 लिखा ना अभी हम लोगों ने, 1813। नाउ चार्टर, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लिखेगा।
The Charter Act of 1833 introduced important changes in the constitution of the legislature in India. Full stop. The Governor General of Bengal was designated as the Governor General of India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. Lord William Bentinck, Bentick, Bentinck was the first Governor General of India. Next point, the Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. Exclusive legislative powers for the entire British India. It deprived the Governor of Bombay. It deprived the Governor of Bombay and Madras of their legislative powers. Next, it ended the activities of the East India Company as a commercial body which became a purely administrative body. फिर लिखिएगा, it attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servants अब देखो ये सिविल सर्वेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि एक तरह से एलिट क्लास को ही मेंटेन किया गया था सिविल सर्विसेज में, और वो सिस्टम ऐसा था कि जो भी फॉरेन से पढ़ मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आएगा उसको ही बनाया जाएगा सिविल, मतलब उसको एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या था कि जो बड़े घर के बच्चे थे, खासकर राजा वगैरह के जो बच्चे थे, वो फॉरेन जाते थे पढ़ने के लिए, और उन्हीं में से ही लौट कर कोई आकर इस एग्जाम को दे सकता था। तो एग्जाम होता भी वहीं था, लंदन में एग्जाम होता था, और मजे की बात वहीं पर ट्रेनिंग भी होती थी। क्लियर है। तो ओपन कंपटीशन सिस्टम आप देखोगे कोवेनेंटेड एंड नॉन कोवेनेंटेड दो कैटेगरी थी। कोवेनेंटेड का मतलब यह था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स आएंगे और जिसको एक तरह से एग्रीमेंट के बाद लिया जाएगा, मतलब उस जॉब में एग्रीमेंट था। कोवेनेंटेड का मतलब एग्रीमेंट, और नॉन कोवेनेंटेड का मतलब था जिसमें एग्रीमेंट नहीं होगा। नॉन कोवेनेंटेड में इंडियंस या और अदर को जब ज्वाइन कराना है तो नॉन कोवेनेंटेड था, और कोवेनेंटेड में सिर्फ ब्रिटिशर्स या जो भी फॉरेनर्स थे उनके लिए उसको रिजर्व किया गया था। गॉट इट। तो यहां से इन्होंने एक कोशिश की कि ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया जाए,
जो अभी आप देते हो वो क्या है, ओपन कंपटीशन है। उस जमाने में इतना तो हेल्दी नहीं था, बट इन्होंने ट्राई जरूर किया था। एंड फाइनली दे केम अप विथ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम इन 1853। तो 53 में ये लॉन्च हो जाता है, और एक तरह से हमारे देश में 53 में मेरिट सिस्टम शुरू हो जाता। जबकि अमेरिका में आप देखोगे 1883 में ये मेरिट सिस्टम आता। पेंडल्टन एक्ट आता है अमेरिका में 1883 में, लगभग 50 साल बाद, ठीक है। तो नो 30 हुआ ना, 53, हाँ 30 इयर्स के बाद आप देखोगे वहां पर पेंडल्टन एक्ट के नाम से लाया गया, मेरिट सिस्टम को लॉन्च किया गया। तो पहले मेरिट सिस्टम नहीं था, पेट्रोनेज कहा जाता है। पेट्रोनेज मतलब संरक्षण, कि राजा ने बोला ये मेरे लोग हैं तो वो लोग आ गए। इसे ही अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है। स्पॉइल सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम भी वही था सेम, कि आप आए ऑफिस में तो आपने अपने लोगों को बुला लिया, भाई भतीजावाद हिंदी में जो हम कहते हैं, बेसिकली उसी का स्पॉइल सिस्टम है। सो एनीवेज, तो आप देख पाते हैं कि 53 में ये फाइनली लॉन्च हो गया, और कोवेनेंटेड नॉन कोवेनेंटेड को हटा दिया गया और सभी के लिए ओपन कर दिया गया, और धीरे धीरे फिर इंडियंस भी इस जॉब में आने लगे। तो आज यही तक रखते हैं, और कल एक्ट वाला पूरा पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो कल 1853 करेंगे, 1858, 1861, बीच में रिवोल्ट भी आएगा, 61 के बाद 1892, 92 के बाद 1909, 1919, 1935, 1947, इस तरह से। तो कल में तो शायद ना भी हो पाए, बट फिर भी विल ट्राई। तो एक्ट वाला फैक्ट्स हैं बेसिकली, आपके नोट्स में भी है, किताबों में भी है, कहीं पर भी पढ़ोगे तो सेम मिलेगा। एक आध दो प्रोविजन ऊपर नीचे ऐसा हो सकता, बट ध्यान रखना है इसको आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और स्टोरी फॉर्म में जो लिखा आप लोगों ने शुरू में, वो बैकग्राउंड है, एक तरह से बैकग्राउंड आपको याद रहेगा तो आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो कि उस टाइम पीरियड में हुआ क्या। और बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और ये रिलेट हो जाएगा जो आपने अभी लिखा है। हिस्ट्री के एनसीईआरटी में ये सब मिलेगा, पॉलिटी वाले में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। और इससे क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। मेंस में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो 1909, 1919 एंड 1935, ये 3 जगह से मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? और इनके प्रोविजंस का एनालिसिस मांगा जाता है, बट दैट डजंट मीन कि बाकी एक्ट्स हमारे काम के नहीं। जैसे अभी जो हम लोगों ने किया 1833, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1853 ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहां से आपका काम बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि आप लिख कर भी जा रहे हैं, नोट्स भी हैं आपके पास, और 2-3 दिनों में हम लोग आर्टिकल्स पर काम शुरू कर देंगे। तो बेटर है आप आर्टिकल्स याद करना शुरू कर दें, जो बोल्ड लाइन में लिखा हुआ होगा। कल मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टिक करा दूंगा, ठीक है? फिर डेली बेसिस पर आर्टिकल्स हम लोग याद करना शुरू करेंगे। कुछ आर्टिकल्स मैं आपको याद कराता चलूंगा, तो क्लासरूम में आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा करके हम लोग शुरू करेंगे। गॉट इट? तो पॉलिटी समझ पा रहे हैं कि कैसे चलना है? कुछ लोग पहले से पढ़े हैं, आई थिंक पढ़ लिए हैं, तो याद होगा। याद है? हाँ, याद है तो अच्छी बात है। कुछ लोग जवाब दे सकते हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो फ्रेश आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए काफ़ी है। और यहाँ से आप पॉलिटी में एंट्री कर चुके हैं ऑफिशियली, क्योंकि ये आप एक्ट्स पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें एस्टेब्लिश थी पहले से, जो आज हमारा सिस्टम दिखता है उसमें पीछे से क्या बैकअप मिल रहा है। न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, नोट्स भी बना रहे हैं, और मैं 1-2 दिन में या होपफुली मंडे आपको डिटेल एक बार समझा दूंगा कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना। क्लियर है? तो कल मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू।